गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, काफ़ी गर्मी है आजकल, आप तो जानते ही हैं। एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और ज़रा मुझे मैसेज ज़रा ड्रॉप करेंगे ऑनलाइन आके जल्दी से। एक बार जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाएं और जल्दी से आके मुझे ज़रा मैसेज ड्रॉप करें। ठीक है, फटाफट ज़रा सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। मैं एक बार ज़रा स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ठीक है, आज की हमारी हेडिंग है, मतलब पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हमने लिखा था, शायद उसी क्वेश्चन को करना है, लिखना है इफ़। क्वेश्चन है इफ़, क्वेश्चन है इफ़, लिखा आप लोगों ने? देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ ई, यहाँ पे लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखा था हमने, इफ़ एफ ई टू प्लस इक्वल टू एक्स। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। देन एफ ई थ्री प्लस इक्वल टू वाई, और एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस लिखा हुआ है जेड। इफ़ एफ ई स्लैश एफ ई टू प्लस इक्वल टू एक्स, एफ ई थ्री प्लस इक्वल टू वाई, एफ ई टू प्लस एफ ई स्लैश एफ ई थ्री प्लस इक्वल टू जेड, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। ये क्वेश्चन था हमारा पिछले क्लास में। ठीक है, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि सर सेम क्वेश्चन है, इसको रिपीट करना है आपको। जरा से बार देख लें, ये क्वेश्चन था। सभी बच्चे ज़रा स्क्रीन पे देखें, मैं इसको ज़रा करता हूँ, देखो। फर्स्ट रिएक्शन में ये लिखा हुआ है, आप तो जानते हो फर्स्ट रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, एफ ई टू प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे ज़रा देखें आप। और इसका ई नॉट का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, एक्स। फिर सेकंड क्वेश्चन में ज़रा देखो, लिखा हुआ है एफ ई से एफ ई थ्री प्लस बन रहा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नॉट की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, वाई। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाएँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत लोग ऑनलाइन आ गए हैं। सब लोग मैसेज ज़रा गुड आफ्टरनून ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ ठीक है। और लास्ट रिएक्शन जरा सा देखेंगे, एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक बार मुझे करने दिया जाए तो आप शायद समझ पाओगे। ठीक है, देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को रिवर्स कर लेंगे। जरा सुन लें आप, फर्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिखना। फर्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, उल्टा करने पे जरा सा देखो क्या होगा, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, एफ ई टू प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स एफ ई, और इसका जो ई नॉट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस एक्स। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। फिर इसको दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को हम सम कर लेंगे। किनको सम करना है, आप देख पा रहे हैं, इसको और इसको सम कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 3 को हम सम कर लेंगे। इसको 3 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 अपनी मर्जी से मैंने माना है, आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। इसको जरा सम करेंगे तो देखो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एफ ई और एफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जरा सा देख लो, एफ ई और एफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखें, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एफ ई टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखते रहो यहाँ पे जरा स्क्रीन पे, एफ ई टू प्लस, या 2 इलेक्ट्रॉन भी हटा देते हैं, एफ ई टू प्लस गिव्स एफ ई थ्री प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन था, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन में सीधा ये लिख दिया। और ये कौन सा वैल्यू है, ई नॉट, किसका, जेड का। ये कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3 था। इक्वेशन नंबर 3 में ही देखो एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। जैसे ही बच्चा आएगा वो समझेगा जेड इक्वल टू, यहाँ पर जरा देखें, जेड इक्वल टू, बच्चा बोलेगा वाई। जरा देख लें आप, जेड इक्वल टू क्या होगा, वाई। क्लियर हो पा रहा होगा, इंटू एक्स। सभी लोग समझ पा रहे होंगे आप, क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स, मतलब वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। जैसे ही बच्चा ये सोचेगा गलत है, क्या है, गलत है। थोड़ा इसको जरा कॉपी कर लें पहले, फिर मैं जरा समझाऊंगा आपको पूरी बात। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मुझे क्या बताना है मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो पाएगा। हो गया, देखें एक्स वाई जेड हमारा 3 लिखा हुआ था, अब पूछ रहा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो हमने देखा एक्स को रिवर्स करने पे ये हो जाएगा, फिर हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हो जाना चाहिए। और आपको तो पता है पिछले क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछले कई क्लासों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। इन दोनों को सम किया है तो ये वैल्यू आई है, दोनों क्या किया हमने, सम किया है। लेकिन आपको तो पता है सम हम तब करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है, वही यहाँ पे मैं लाइन लिखवाऊंगा आपको जो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सम हम तब करते हैं जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी कैसे हों, कॉमन हो, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी कैसे हों, कॉमन हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉमन है क्या, नहीं, तो ऐसे केस में इसको हम सम नहीं कर सकते हैं। जल्दीबाजी में ऐसा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा जल्दीबाजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही थोड़ा हमें लिखना है, लिखेंगे आपको सेल पोटेंशियल, लिखेंगे सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल पोटेंशियल आपको पता होगा, पिछले क्लास में E0 को हम लोग बोल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हैंस इट कैनॉट बी डायरेक्टली एडेड, hence it cannot be directly added, hence it cannot be directly added, hence it cannot be directly added, but delta G naught is an extensive property, is an extensive property, is an extensive property, so it can be directly added, so it can be directly added, so it can be directly added। लिख दिया आप लोगों ने, क्लियर हो गया, ठीक है। जरा 2 मिनट मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुने, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देखें। अगर इक्वेशन 1 से लिखूं, इक्वेशन 1 मैंने आपके पास लिख दिया है कॉपी में, वहाँ देखेंगे आप, तो डेल्टा जी लिखूंगा, तो डेल्टा जी 1 लिख दिया मैंने इक्वेशन 1 के लिए। डेल्टा जी 1 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, -NFV। एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500। जरा सभी बच्चे देखें, 96500, ये 96 लिखा हुआ है, सॉरी कोलम्ब होता है, इनटू ये G0 है, यहाँ E0 की वैल्यू अभी अपने को पता नहीं है, E0 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन वो कितना लिखा हुआ था वहाँ पे x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x लिख लेंगे। कितना x लिखा हुआ था वहाँ पे -x, तो हम यहाँ पे -x कर लेंगे। इसी तरीके से जरा देखें डेल्टा G0 2 के लिए निकालेंगे, सभी बच्चे जरा देखें आप, तो 2 के लिए कितना होगा -NFE में रखेंगे तो माइनस, ये तो माइनस ऐसे ही रखेगा, इंटू 3F, F का मतलब फेराडे लिख लो, ये लिख लो या फेराडे लिख लो जो अच्छा लगे, इंटू यहाँ पे कितना लिखेंगे y, यहाँ पे कितना लिखेंगे y हमने एज्यूम किया था, क्लियर हो पा रहा होगा। तो डेल्टा G3 यहाँ पे निकालूंगा, दोनों का सम करूँगा, डेल्टा G03 यहाँ पे निकालूंगा, दोनों को सम करूँगा, जब दोनों को सम करूँगा तो -1, बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है F और इंटू जेड, इस तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है। इसी बात को आप समझ पा रहे होंगे, हम ऐसे भी लिख सकते थे -1 इंटू 96500 इंटू जेड, एक ही बात है, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो हमने ये लिख दिया, ये ज़रा कॉपी करना है। और यहाँ से अगर हम डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इक्वल टू डेल्टा G03 अगर हम देखें, यहाँ पे जरा देखो, इनको अगर हम देखें तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों को देखना है, इन सभी चीज़ों को जरा देखना है। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे इस पूरी बात के लिए हम लिख सकते हैं 2fx, कितना लिख देंगे 2fx। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2fx, क्लियर है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं -3fy। सर ये सब कैसे लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 यहाँ f और यहाँ x, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म। यहाँ पे 2 यानी 3, ये 3 लिखा, इसके जगह पे फेराडे f, ये 1 फेराडे के बराबर होता है, 96500 कूलम्ब 1 फेराडे के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे। और इधर आएंगे तो हम कितना लिखेंगे -fz, इस तरीके से लिख देंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इनको जरा देखो, इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 2f -3f और -f, यहाँ जरा देख लें 2f -3f और -f, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3y, z इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे 3y कॉमन है, 3y में लिखा -2x, तो ये आंसर आएगा। कॉपी करना है जरा जल्दी से। एक लाइन और नोट लिख देना इसको कॉपी करके, मुझे लगता है एक लाइन और मुझे थोड़ा समझाना चाहिए, ठीक है, एक लाइन और लिखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे। बच्चे ने बोला कि सर क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं, ज़रा वो बताइए। तो लिखना है, इसको लिखने के बाद एक लाइन लिख लेना, सेल पोटेंशियल, कॉपी में ज़रा लिखना है सेल पोटेंशियल, कॉपी में लिखना है सेल पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली एडेड व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल आउट, when electron gate cancel out, ठीक है, कर लेंगे आप, when electron gate cancel out।
5 नंबर पॉइंट लिखना है थर्मोडायनेमिक बिहेवियर में। पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक ऑफ गैल्वेनिक सेल हमारी हेडिंग थी, इसमें 5 नंबर पॉइंट लिखना है जो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, 5 नंबर पॉइंट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ GC, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें लिखेंगे थोड़ा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें लिखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन टेम्परेचर इज नोन, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन टेम्परेचर इज नोन as temperature coefficient and it can be calculated by knowing the value, it can be calculated by knowing the value of electrode potential at two different temperature, by knowing the value of electrode potential at two different temperature, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा, जरा देखें आप। T1 टेम्परेचर तो हमने ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल E1 मान लिया है सभी बच्चे, जरा देखें यहाँ पे। T2 टेम्परेचर इलेक्ट्रो पोटेंशियल E2 ले लिया हमने, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है DE/dt, किसी बुक्स में स्मॉल लेटर लिखा हुआ, किसी बुक्स में कैपिटल लेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने P लिखा है, जरा देख लें। P यहाँ पे क्या है हमारा कांस्टेंट प्रेशर, P हमारा क्या है इसमें कांस्टेंट प्रेशर, तो E2 माइनस E1 लिखेंगे और नीचे टेम्परेचर का डिफरेंस, तो T2 माइनस हम T1 लिखेंगे। ये जरा आपको पहले वहाँ पे कॉपी करना है, ये जरा आपको कॉपी करना है। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन अचानक याद आया, बोल देता हूँ। कॉपी के कहीं ऊपर में मार्जिनल लाइन, समझ रहे हैं ना आप, कॉपी में जरा से देखो ऐसा रहता है, तो कहीं की कॉपी में यहाँ पे लिखना कंपेयर, लिखना कंपेयर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कंपेयर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद सुटेबल एग्जाम्पल, विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये होमवर्क है, इसको आपको गूगल से देख के करना है, इसको आपको गूगल से देख के कहीं से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आजकल आ रहा है इससे, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको जरा आप गूगल से देख के कर लेंगे। मैं जरा इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। यहाँ सभी बच्चे देखें, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप तो जानते हो डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी का ये फॉर्मूला लिख लो, या पिछले क्लास में हमने डेल्टा जी इक्वल टू लिखा है -W। आप तो जानते हो एक ही फॉर्मूला, ये दोनों सेम है, क्योंकि W इक्वल टू NFE होता है, तो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने, जरा से देखो आप। दूसरा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है -ΔG, ऐसा हमने एक फॉर्मूला पिछले साल 11th में पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फिलहाल लिख लेंगे डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये कहाँ पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। जरा जल्दी से कॉपी करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। करें आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे देखो डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ देखेंगे जरा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच लिखेंगे प्लस टी। डेल्टा एस के जगह पे जरा देखो हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे, जरा प्लीज़ यहाँ देखें, डेल्टा एस के जगह पे एक वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा, डेल्टा एस के जगह पे जरा एक वैल्यू देखेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ। बुक्स में लिखा होगा डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल डेल्टा टी। इसका नाम होता है, जरा प्लीज़ देखें, इस इक्वेशन को लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, इसका नाम 3 रख लेते हैं। इनमें से किसी इक्वेशन को लेके परेशान नहीं होना है, मैंने लिखा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है गिब्स हेल्म, लिखा हुआ है हेल्म होल्टेज इक्वेशन, इसका नाम है, इसका नाम है गिब्स हेल्म होल्टेज इक्वेशन। यहाँ लिख लेना जरा कांस्टेंट प्रेशर, सभी बच्चे थोड़ा यहाँ लिख लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। बुक्स में यहाँ भी लिखा होगा पी का मतलब क्या होगा? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, जरा इसको हम एक बार अब देखेंगे अच्छे से, एक बार जरा देखते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है अगला हेडिंग, हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच। जरा देखो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट डेल्टा जी इक्वल टू, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, -NFE इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, उसको देख लो आप, और यहाँ पे देखो। तो डेल्टा जी इक्वल टू मैं लिखूंगा -NFE, मुझे लगता है एक लाइन और लिखना चाहिए, नहीं तो कोई बच्चा पूछेगा ये सब कहाँ से आया। डेल्टा एच प्लस
टी यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस टी डेल डेल्टा जी और डेल्टा टी। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस एन एफ ई लिख दूँ और यहाँ पे डेल्टा एच, ये तो लिखना ही है, ज़रा देखें सभी बच्चे, ये तो लिखना है। यहाँ पे डेल, जरा यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगेन लिखना है माइनस एन एफ ई। कितना लिखना है अगेन यहाँ पे माइनस एन एफ ई, और यहाँ पे कितना लिखेंगे डेल टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ज़रा देख लें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। माइनस एन एफ ई में तो एज इट इज़ हम इसको भी रखेंगे। इसमें से एन एफ बाहर निकाल लें, जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, इसमें से एन एफ बाहर निकाल लें तो ये होगा डेल्टा एच प्लस को हटा के सीधा माइनस लिखता हूँ, माइनस एन एफ टी। देखते चलो जरा से सभी बच्चे यहाँ पे, फिर होगा डेल ई बाई डेल टी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। जरा जल्दी से इसे कॉपी कर लें। हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। फर्दर इसके आगे देखते हैं जरा सा। ओके, डेल्टा एच इसमें से कॉमन निकाल लें। जरा देखो डेल्टा एच यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें क्या होगा, माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी प्लस एन एफ टी, जरा सा देख लो। और ऊपर क्या होगा डेल डी ई, मतलब डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जल्दी से ज़रा इसे कॉपी कर लेंगे, जल्दी से ज़रा कॉपी कर लेंगे। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों में एन एफ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में कौन है एन एफ कॉमन है। तो अगर मैं एन एफ कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं एन एफ इनमें से कॉमन निकाल लूँ तो डेल्टा एच इक्वल टू होगा माइनस एन एफ। जरा देख लें, माइनस एन एफ, और क्या होगा ई माइनस टी, और क्या होगा डेल ई बाई डेल टी। ये हमारा डेल्टा एच का फॉर्मूला है, ये ज़रा आपको कॉपी करना है। ये हमारा डेल्टा एच का फॉर्मूला है, ये ज़रा अपने को कॉपी करना है। इसको भी थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ तक ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ई माइनस टी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट लिखेंगे 6 नंबर एंट्रोपी। ये तो हीट ऑफ रिएक्शन था, एंट्रोपी लिखेंगे इसके बाद। ये हीट ऑफ रिएक्शन था, एक एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन जरा देखते हैं। एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन, डेट इज एंट्रोपी का सिंबल होता है डेल्टा एस। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ, सॉरी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसका सिंबल होता है डेल्टा एस। यहाँ पे लिखना कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 3 कहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, इक्वेशन 2 एंड 3 लिखा हुआ है ऊपर। तो वहाँ से लिखेंगे माइनस डेल्टा एस, यहाँ पे जरा सभी बच्चे देखें, माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी और डेल टी, डेल टी ये आ जाएगा यहाँ से, माइनस डेल्टा एस ये वगैरह ये सब आ गया। तो अगर मैं यहाँ से माइनस डेल्टा एस थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे देखो माइनस डेल्टा एस, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, डेल जी की जगह पे माइनस एन एफ ई लिख दूँ, जी की जगह पे ये लिख दूँ, और टी की जगह पे तो कुछ लिखने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं। दोनों का माइनस कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एन एफ जरा प्लीज़ यहाँ देखेंगे, और क्या होगा डेल ई बाई डेल टी। हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एस की वैल्यू। कॉपी करेंगे ज़रा। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक बिहेवियर भी हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। इस तरीके से हमने थर्मोडायनेमिक बिहेवियर भी कैसा किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सभी बच्चे ज़रा समझ पा रहे होंगे। लास्ट हेडिंग लिखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईसीसी का लास्ट हेडिंग है, ईसीसी की लास्ट हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पहला लिखेंगे। उसमें आपको याद होगा 5 तरीके के हमने हाफ सेल बात किया था, 5 अब हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमारी ये हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग मेटल आयन हाफ सेल। फर्स्ट हमारी हेडिंग है मेटल आयन हाफ सेल। ब्रैकेट में लिखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ब्रैकेट में लिखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ब्रैकेट में लिखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें लिखना है दिस हाफ सेल कंटेन, इसमें थोड़ा लिखेंगे दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड, दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड dipped into the solution of its own ion
and that metal rod will act as electrode, क्लियर हो गया सभी बच्चे? जरा यहाँ पर देखें, इसका फिगर ये है, ये तो आपको पता है ये कैसा है, मेटल का रॉड है। जरा प्लीज़ यहाँ देखें सभी लोग, ये मेटल का कैसा है, रॉड है, ROD में लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कैथोड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एनोड हो सकता है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होगा, आप जानते हैं एक सॉल्यूशन इस तरीके से भरा होगा। इस सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है कैसा रहता है, सॉल्यूशन ऑफ M प्लस एन आयन, सॉल्यूशन ऑफ M प्लस एन आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, Zn/ZnSO4, ये लिखा हुआ है एक्वस, ये लिखा हुआ है सॉलिड। हाफ सेल हमने रिप्रेजेंट किया है, क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं Ag solid/AgNO3 एक्वस लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपको तो पता है इसका कंसंट्रेशन गिवन होगा C1 मोलर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये सब कैसे हो रहे हैं, एनोड है तो कैथोड लेंगे तो क्या होगा, जरा सा देखो आप, Cu2+ या होगा CuSO4 एक्वस या एक्वस, जरा सा देख लें आप। मैं दोनों के लिए एक लाइन लिख देता हूँ, जो अच्छा लगे लिखो, और Cu सॉलिड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो मैंने पढ़ाया है आज की क्लासों में, मतलब अब तक की क्लासों में हमने पढ़ लिया है सारे टॉपिक। इन जनरल क्या होगा, मेटल सॉलिड में लिखना है, स्लैश मेटल पे +N, और ये किस में लिखना है, एक्वस में। ये किस में लिखना है, एक्वस में। सभी बच्चे जरा से कॉपी कर लें। ये ऊपर की 2 लाइनें एनोड के लिए डिफाइन है, नीचे की लाइन हमारा कैथोड के लिए डिफाइन है। बहुत गर्मी है, हो गया। पहला इलेक्ट्रोड ये था, मेटल रॉड लिखा था हमने, ROD है ये, बच्चा पूछ रहा है क्या है, ROD। दूसरा लिखेंगे गैस आयन इलेक्ट्रोड, सेकंड हमारी हेडिंग है गैस आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड हमारी हेडिंग है गैस आयन इलेक्ट्रोड, लिखेंगे इसमें दिस इलेक्ट्रोड कंटेन अ गैस, दिस इलेक्ट्रोड कंटेन अ गैस, दिस इलेक्ट्रोड कंटेन अ गैस एज लिखना एडजॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम ब्लेड, एडजॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम ब्लेड, BLADE, प्लैटिनम ब्लेड लिखा आप लोगों ने, एंड सैचुरेटेड विद इट्स ऑन आयन, एंड इट्स सैचुरेटेड विद ऑन आयन, सैचुरेटेड विद इट्स ऑन आयन। यहाँ पे जरा देखें ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जरा देखो आपको तो पता है ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेना है, आपको तो पता है ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेना है। ये दूसरा हमारा है, ये क्या है, प्लैटिनम ब्लेड, किसी बुक्स में लिखा होगा, मैंने आपको बताया है, किसी बुक्स में इसका नाम प्लैटिनम ब्लैक लिखा होगा, एक ही बात है, प्लैटिनम ब्लेड, प्लैटिनम ब्लैक, जो अच्छा लगे उसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, प्लैटिनम का वायर है, ये वायर आपको पता है कैसे ट्रीट करता है इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। आप जानते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, पिछले क्लास में हमने सब पढ़ लिया है, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। फिर आपको नीचे पता है इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ HCl आयन, यानी सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन लिखते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ HCl ले रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, और यहाँ से क्या कर रहे थे हम, H2 गैस को पास कर रहे थे। H2 गैस कितना था, इसका प्रेशर 1 atm, और इसका कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर, कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर। इसको हमने दोबारा लिखा है, ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें। इसका जो रिप्रेजेंटेशन था थोड़ा वो हमें लिखना है, ज़रा देखें आप सभी बच्चे, थोड़ा देखें इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते थे, प्लैटिनम सॉलिड स्लैश H2 गैस स्लैश H+ एक्वस। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, कोई बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको तो पता है यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1 atm, और यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1 मोलर, ये हमने देख लिया। सेम इलेक्ट्रोड का दूसरा एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2, सेम इलेक्ट्रोड का दूसरा एग्जांपल थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे
जहाँ पे पिछले क्लास में नोट्स में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, पिछले क्लास में जहाँ नोट्स में लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल, जरा वहाँ चलें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल, तो वहाँ पे देखेंगे पहला मेटल मेटल आयन हमने पढ़ लिया, दूसरा गैस आयन इलेक्ट्रोड में 2 तरीके का हमने लिखा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो अब जरा हम क्लोरीन के बारे में बात करने वाले हैं। सभी बच्चे जरा सा देख लें, पिछले क्लास में नोट्स में हमने लिखा था 2 तरीके का हाफ सेल होते हैं, मतलब 2 तरीके का गैस आयन हाफ सेल है, और गैस आयन हाफ सेल में दूसरा हमारा कौन है, क्लोरीन, दूसरा हमारा कौन है, क्लोरीन। तो मैं यहाँ पे सेम सब कुछ लिखूँगा। आप तो जानते हो ये सब कुछ क्या है, प्लेटिनम वायर है, ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा, आप जानते हैं इसके अंदर क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, सॉल्यूशन ऑफ हम क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव आयन। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, जरा जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। पिछले क्लास में जैसे हमने कंटेंट लिखा वही हमने सब कुछ कॉपी किया है। इसके बाद इसका इक्वेशन वगैरह हम डिराइव करेंगे, तो जरा देखो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे Pt, यहाँ पे लिख देता हूँ Cl2, ये G/Cl माइनस एक्वस, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देख लें आप, इसका प्रेशर गिवन होगा, इसका प्रेशर है 1 atm, इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर। इसको हमने पिछले क्लास में डराइव किया है एज अ CHC, इसका नाम SHC है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एज अ EHC एनोड हाफ सेल और CHC कैथोड हाफ सेल। एक बार जरा मैं इसको पूरा डिफाइन करने वाला हूँ, जरा देख लें आप। एक बार जरा मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये देख के पता चल रहा है रिएक्शन कैसा लिखा हुआ है, एनोड पे। एनोड पे क्यों लिखेगा, क्योंकि ये Cl2 से Cl में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड पे लिखा हुआ है ये। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब 2 Cl नेगेटिव, यहाँ देख लें आप, ये एक्वस में है, इसको हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सभी बच्चे को जरा अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखेंगे Cl2 माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E0 सेल यहाँ पे लिखूँगा, जरा देखें Cl माइनस / Cl2। ये डाटा तो आप जानते हैं कहाँ से आएगा, गिवन है, तो पता नहीं अपने को छोड़ दिया मैंने। ये डाटा कैसा है, गिवन है, ये डाटा मेरे को पता नहीं, इसलिए हमने कैसे कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन इस पर अप्लाई करेंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है। यहाँ जरा सभी बच्चे देखें, नस्ट इक्वेशन लिखूंगा Cl माइनस Cl2 इक्वल टू E0 Cl माइनस Cl2। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा -0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E0 Cl माइनस Cl2 -0.06/2। सर ये 2 कहाँ से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, n की जगह पर हमने 2 लिख दिया। लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जरा देखें यहाँ पे इस बार प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Cl2 क्लोरीन गैस बन रहा है, तो PCl2 लिखूंगा, यहाँ पे प्रेशर लिखूंगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो Cl2 का माइनस, यानी Cl2 पे 2 का पावर। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। एक बार जरा फिर से देख लें, हमने ये वाला अभी तक इंट्रोड्यूस कर लिया था पिछले क्लास में, हमने देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल, वहाँ पे हमने हाफ सेल के बारे में जरा डिस्कस किया है। एक हाफ सेल वहाँ मेटल मेटल आयन है, दूसरा इस तरीके का लिखा हुआ था, दूसरा हमने इसमें ये एज्यूम किया है, दूसरा उसमें हमने ये एज्यूम किया और इसको फिर हमने कन्वर्ट करके देखा है कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे Cl2 तो ये आ जाएगा और Cl नेगेटिव तो लिखेंगे, लेकिन पावर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है। जल्दी से ज़रा इसको कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। जरा बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। हो गया कॉपी, सबने कर लिया। थर्ड लिखेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, कॉपी कर लिया आपने। थर्ड लिखेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, थर्ड हमारा है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में लिखना है आपको, थर्ड लिखेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में आपको लिखना है दिस इलेक्ट्रोड ऑब्लिक हाफ सेल, दिस इलेक्ट्रोड ऑब्लिक हाफ सेल contain a solution, this electrode oblique half cell contain a solution of any element, contain a solution of any element in its two different oxidation state, in its two different oxidation state, and a platinum wire is dipped into the solution, and a platinum wire is dipped into a solution, which act as electrode, once again I repeat, एक बार जरा ध्यान सुन लें मेरी बात को, फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दिस इलेक्ट्रोड ऑब्लिक हाफ सेल contain a solution of any element in its two different oxidation state, and a platinum wire is dipped into the solution, which act as electrode,
विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया, सबने देख लिया। यहाँ पर जरा देखो थर्ड थोड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसको अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सभी बच्चे जरा देखें, एक कंटेनर है, यहाँ पे देखें इस कंटेनर में, प्लीज़ थोड़ा इसको देखेंगे, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो इस तरीके का सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखते चलना है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ देखना है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले का लिखा हुआ है +m और दूसरा लिखा हुआ है +n। प्लीज़ यहाँ जरा देखना है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर हो पा रहा होगा। वेयर मान लेते हैं कि m जो है बड़ा है n से, m बड़ा है n से, हमने यहाँ लिख दिया है। इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर हमने डिप्ट किया है। कैसा हमने किया है? प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर कैसा काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोड जैसा। ये प्लेटिनम वायर है, मान लिया हमने प्लेटिनम वायर है और ये कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोड जैसा। इसको ज़रा कॉपी करेंगे, इसके बारे में ज़रा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे होंगे। अब तक हमने ऐसा कोई टॉपिक देखा नहीं था, अब हम पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ज़रा देखें, सभी बच्चे ज़रा देखें क्या हो रहा है इसमें। रिप्रेजेंटेशन देखना है तो प्लेटिनम, आपको तो पता है सॉलिड, यहाँ देखें प्लेटिनम सॉलिड, फिर मेटल m और n का रिलेशन ये लिखा हुआ है, देख लें आप, m और n का रिलेशन ये लिखा हुआ है। तो बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा n+ और यहाँ पे लिखा होगा m+, इस तरीके से। आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ, कैसे पता चला ये लिखना है, सभी बच्चे ज़रा देखें यहाँ पे बुक्स में ये कैसे पता चला होगा, ये लिखा होगा। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, पहले तो यहाँ पे C1 मोलर, यहाँ पे C2 मोलर, ये कैसे पता चला होगा, यहाँ रफ देखें आप। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको तो पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, जरा सा देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जरा दूसरा एग्जांपल देखना, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो 1+, फिर इसने 2 डोनेट करा, एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर 2+। तो देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Mg कर रहा है तो Mg में चार्ज बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप Mg में चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि m बड़ा है n से, m बड़ा है n से। तो यहाँ प्रोसेस पे क्या हो रहा है? एनोड हो रहा है। और आप जानते हो कि सर एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। आपको तो पता है जब ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, चार्ज बढ़ना चाहिए। तो छोटा चार्ज के बाद बड़ा चार्ज। सर आपने यहाँ पे इस बार फेस सेपरेशन नहीं किया है क्योंकि दोनों एक्वस फेस में हैं, दोनों एक ही कंटेनर में हैं, दोनों एक ही कंटेनर में और एक्वस फेस में है। तो अपनी मर्जी से हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पे एक कमा लगा लेंगे। सिंगल लाइन, जरा देखें, सिंगल लाइन तो आपको पता है फेस सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का फेस सेम है तो हम एक्वस के लिए ऐसा लगा लेंगे। और यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऐसा बुक्स में लिखा होगा n+ और ये लिखा हुआ होगा। इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि लोअर चार्ज से हायर चार्ज जा रहा है, प्लस से ग्रेटर प्लस की ओर जा रहा है, प्लस से ग्रेटर प्लस की ओर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको उठा के फिर इधर जरा देखो लिखूंगा इसके रिएक्शन, जिसको हम लोग AHCR पिछले क्लास में बोल रहे थे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। इसका क्या नाम है? एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो आपको तो पता है ये n+ पहले से ही है, ये कैसा हो गया? m+ और यहाँ पे m-n इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। कितना होगा? m-n इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको ये सब कैसे पता चल रहा है ये सब होगा? तो इसका एग्जाम्पल ये है, जरा देखिए Fe2+/Fe3+। थर्मोडायनेमिक बिहेवियर में हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा था, आप देख सकते हैं ये 2+ पहले से है। अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें Fe से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें Cu से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस बार हमने जानबूझ के थोड़ा 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले लिया है, उसका नाम है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। फिर आपको तो पता है अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन लगाना है। क्या लगाना है? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन इधर लगाएंगे, सभी बच्चे ज़रा देखें। तो क्या निकालना है अपने को? n+, यहाँ पे निकालूंगा m+ = E0। ये डाटा गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उसमें डाटा कैसा होगा? गिवन होगा -0.059 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर लगाएंगे, n के जगह पे मैं डायरेक्ट डाटा लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा? m-n इलेक्ट्रॉन, ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लो। फिर लॉग प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे ज़रा इसको देख लें, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, इस पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको ज़रा जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। हो गया? कॉपी कर लिया आप लोगों ने?
रफ करो, इधर रफ कर रहा हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स थोड़ा सा लिख लेते हैं, मुझे लगता है कुछ एग्जांपल्स इसके कर लेना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है प्लैटिनम Fe2 प्लस एक्वस स्लैश Fe3 प्लस एक्वस, यहाँ पे लिखना E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe3 प्लस। इसका डाटा गिवन होगा, अपने को पता नहीं है, इसका डाटा क्या होगा, गिवन होगा, अपने को पता नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल लिखना। कंसंट्रेशन तो आपको पता है, C1 मोलर और C2 मोलर, एग्जांपल नंबर 1 ये है, ठीक है। क्या इसमें दिखाई दे रहा है, Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 से Fe3 कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से एक और कॉमन एग्जांपल देखो, PT स्लैश SN प्लस 4, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस स्लैश, ये 2 है, सॉरी 2 है, SN स्लैश 4 एक्वस, यहाँ पे लिखूँगा E0 SN2 प्लस स्लैश SN4। इसका भी डाटा गिवन होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ C1 मोलर, ये C2 मोलर। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल थोड़ा मुझे लगता है और लिखना चाहिए, जरा देखो। थर्ड थोड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अगेन MnO4 निगेटिव। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल थोड़े इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल थोड़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MnO4 निगेटिव, बुक्स में लिखा होगा एक्वस, थोड़ा देखना है प्लीज़ यहाँ पे। Mn प्लीज़ थोड़ा यहाँ देखें सभी बच्चे, थोड़ा काम का है ये। Mn2 प्लस एक्वस स्लैश H प्लस स्लैश PT लिखा हुआ है, ये इस तरीके का लिखा हुआ है। जरा इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसके बारे में ज़रा समझाऊंगा। आप जरा इसको कॉपी कर लीजिए तो मैं ज़रा ये समझाऊंगा आपको क्या लिखा हुआ है। ये हो गया, कॉपी कर ले सभी बच्चों ने। यहाँ जरा देखें क्या लिखा हुआ है, ये आसान शब्दों में इसके बारे में हिंट यहाँ पे देखें, हिंट ये लिखा हुआ है KMnO4 डेट इज़ MnO4 निगेटिव, बोथ आर द सेम। ये लिखा हुआ है कि एसिडिक मीडियम में, यहाँ लिखा हुआ है H प्लस, एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। आपको ये याद होगा शॉर्टकट, पिछले एक मोल कंसेप्ट की क्लास में हमने पढ़ाया था, और लिखा है बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। तो आप देख सकते हैं ये एसिडिक मीडियम है, और स्कैन फैक्टर आप अगर निकाल के देखेंगे तो स्कैन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 5। कितना है, 5। तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही बात कि Mn7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें +2 से +4, 7 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, आप तो जानते हैं 7 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये H प्लस क्या है, एसिडिक मीडियम है, ये H प्लस क्या है, एसिडिक मीडियम है। इसका डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा C1 मोलर, इसका डाटा गिवन होगा C2 मोलर। इसी तरीके से एक फोर्थ एग्जाम्पल भी थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एग्जाम्पल में भी लिख लेता हूँ MnO4 निगेटिव। यहाँ जरा देखें MnO4 निगेटिव एक्वस, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश Mn प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Mn+6 लिखा होगा, या कई बुक्स में MnO4 -2 लिखा हुआ। एक ही बात है, ये ध्यान से देखेंगे तो दोनों का एक ही मतलब है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn पे 2+6 चार्ज आएगा। यहाँ पे देख लो -2 इंटू -8, और ये देख लें आप, ठीक है, -8 और प्लस ये 2 आप निकालवाना चाहते हो मेरे से, तो ये देखो नलायक को आ जाओ, ठीक है। इसका x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। तो +6 हमने यहीं से लिखा है, ठीक है, +6 हमने यहीं से लिखा है। इसके बाद बुक्स में यहाँ पर लिखा होगा OH माइनस एक्वस, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, प्लैटिनम। इसका डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा C1 मोलर, और इसका डाटा गिवन होगा C2 मोलर। ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि एसिडिक मीडियम में है और ये बेसिक मीडियम में है। ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम। डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। तो बेसिक में 1, एसिडिक में 5, तो एसिडिक में स्कैन फैक्टर 5 था, लेकिन जब आप इसका देखोगे तो ये देखो +7 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, एन फैक्टर की वैल्यू 1 आएगा। मोल कंसेप्ट 2 के लेक्चर में इसको हमने कवर किया था। आपने अगर मोल कंसेप्ट 2 लेक्चर किया है तो बहुत अच्छा, और मेरे पास अगर आप नहीं पढ़ते, कहीं बाहर से पढ़ के 12th में यहाँ पे डायरेक्ट आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल को आप छोड़ देना, बाकी इन एग्जाम्पलों को एज्यूम कर लेना, ठीक है। तब भी इन एग्जाम्पल को छोड़ देना, ये थोड़े काफ़ी एडवांस लेवल की ओर हम लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको नहीं भी करेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लें, फिर मैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करना है, जल्दी से इसको करते हैं एक बार। इधर इसको रफ करें, देखें क्वेश्चन है PET सॉलिड ANO3 का ट्वाइस और ANO3 का थ्राइस, ये कॉपी करना है आपको। ANO3 का ट्वाइस, ANO3 का थ्राइस। यहाँ पर डाटा गिवन है 0.1 मोलर, यहाँ पे 0.01 मोलर लिख लेना है जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है।
इसमें ई नॉट ए प्लस थ्री स्लैश ए प्लस टू इक्वल टू लिखा हुआ है, ये डाटा गिवन है -1.2 वोल्ट। बोल रहे हैं ई नॉट ओपी इसका कैलकुलेट करना है। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लें, मैं सॉल्व करूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो आसान क्वेश्चन है आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, इसको परेशान ना हो गया। सभी बच्चों ने कर लिया ऐसे क्वेश्चन। देखें आपको तो पता है, हमने पिछले क्लास में आयनिक में या पिछले क्लास में हमने इसे मोल कंसेप्ट 2 में, हीटिंग इफेक्ट में, सॉल्ट एनालिसिस में कई बार पढ़ा है कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो इस पूरी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा देख लो, प्लैटिनम सॉलिड स्लैश ए पे 2+ नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस 3 एक्वस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.1 मोलर, यहाँ पे 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे, जरा स्क्रीन पे देख लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पता है इसका क्या लिखना पड़ेगा, AHCr। कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा, तो एनोड पे निकालने के लिए लिखूंगा A+2 गिव्स A+3 और इलेक्ट्रॉन, A+2 गिव्स A+3 और इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। और यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो ई नॉट मुझे दिखाई दे रहा है A+2 से A+3 में चेंज हो रहा है। ये नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, 2+ से 3 में चेंज हो रहा है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये डाटा कैसा है, उल्टा है, तो इसको जब सीधा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1.2 वोल्ट। कितना होगा, 1.2 वोल्ट। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे, ज़रा समझ पा रहे होंगे हम। फिर आपको पता है क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो नस्ट इक्वेशन निकालने के लिए A+2 A+3 इक्वल टू ई नॉट A+ लिख देता हूँ शुरू में, ताकि कोई बच्चा पूछ ना पाए, -0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये वैल्यू तो निकालना है अपने को। इसके जगह पे कितना लिखूंगा, 1.2 -0.06/1। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है A+3, प्रोडक्ट पे कितना लिखा हुआ है, A+3। सभी बच्चे ज़रा देख लें आप, प्रोडक्ट पे A+3, तो यहाँ पे लिख लो, चलो आ जाओ। A+3 का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या लिखूंगा, A+2 का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, देख लो। यहाँ पे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे सभी बच्चे जरा देखें, 1.2 -0.06, ये ख़त्म हो गया, आप तो जानते हैं ख़त्म हो गया। लॉग लूँगा, लॉग के बाद A+3 की वैल्यू, A+3 की वैल्यू 0.01, कितना है, 0.01। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 0.01। और नीचे क्या लिखूँगा, 0.1, नीचे क्या लिखूँगा, 0.1। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गया A+2 स्लैश A+3। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे, कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। आप इसको बोलोगे सॉल्व करने के लिए, तो ये वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकालेंगे और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस में 1.26 या 36 इसका आंसर है। 1.26 इसका आंसर, एक बच्चे ने बोला सर 1.26 आंसर होगा। एक बच्चे ने जरा मैसेज ड्रॉप किया 1.26 होगा। आप कंसेप्ट समझने पे ध्यान लगाएं, आंसर समझने पे नहीं, ठीक है। आंसर समझोगे जीवन में ही रह जाओगे, कंसेप्ट समझोगे लाइफ टाइम काम रहेगा, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। बच्चा बोल रहा है 1-2 क्वेश्चन जरूरत, थोड़ा इस पर और कर दीजिए, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हमने किया है, तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉपी हो गया, एक बच्चे ने बोला 1-2 क्वेश्चन और कर दीजिए आप इस पर। सभी बच्चे आ जाएं यहाँ पे, आपके डिमांड पे एक क्वेश्चन और। चलो देखो, प्लैटिनम सॉलिड FeSO4 लिखना है। सभी बच्चे ज़रा स्क्रीन पे देखें, FeSO4 लिखा, ये Fe2SO4 थ्राइस, ये प्रीवियस JEE का क्वेश्चन है। सभी लोग ज़रा देखें, ये प्रीवियस JEE का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है KMnO4, कॉमा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है Mn2+, यहाँ पे ज़रा देखें MnSO4 लिखा हुआ था ऑप्शन में, लेकिन हम लोग MnSO4 लिख देता हूँ। ये एक्वस स्लैश, या इसके बीच में भी कॉमा देके लिखा हुआ है H+/PT, ये एक्वस, इसके बेस में भी एक्वस, इसके भी पीछे एक्वस। ये क्या है, एक्वस, आप जानते हैं ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये H+, जहाँ पर हमने लिखा है बुक्स में, यहाँ पे एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है H2SO4/PT, तो एक ही बात है, आप जानते हैं H2SO4 H+, एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या है, ये एक ही मतलब है। क्लियर हो गया।
दो डाटा और गिवन है, थोड़ा सा देखो, E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe, सभी बच्चे ज़रा देखें, स्लैश Fe 0.77 डाटा है, ये कितना है 0.77 वोल्ट, ये डाटा सब गिवन रहता है, हमने लिखा है। और एक डाटा और गिवन है E0 MnO4 निगेटिव स्लैश Mn+2, इसका डाटा गिवन है 1.51 वोल्ट। मैं कैसे करूँगा जरा सा देख लें, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है जेई का, ज़रा इसको मुझे करना है। देखें इसका गिवन है कंसंट्रेशन C1, C2, C3, C4 मोलर, कॉपी कर लेंगे आप। और इसका भी लिख लो जरा, एक C5 लिख लो, इसका C5 मोलर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। इस बात को देखें, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा, थोड़ा देखते चलो, क्योंकि मैं ऊपर रफ कर लूँगा तो कंटेंट लिखने में थोड़ा हमारा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे प्लैटिनम सॉलिड स्लैश Fe2 प्लस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सल्फेट वाटर में सॉल्युबल हो गया होगा। कमा दे के लिखेंगे Fe3 प्लस एक्वस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका डाटा C1 मोलर है, इसका डाटा C2 मोलर है। मैं इसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करके और मैं लिख रहा हूँ, मुझे नीचे लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसको इतना रफ किया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है MnO4, सभी बच्चे ज़रा देखें, ये MnO4 का मतलब क्या लिखा हुआ है Mn+7, और ये क्या लिखा हुआ है एक्वस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है Mn+2, ये भी क्या लिखा हुआ है एक्वस। इसका डाटा C3 मोलर, C4 मोलर जो है वो सब लिख देना है, इतना लफड़ा ख़त्म। और H2SO4 के जगह पे हम फिर अगेन क्या लिख लेंगे H+ एक्वस स्लैश प्लैटिनम, और ये है C5 मोलर। सभी बच्चे ज़रा देख लें, ये हमने डाटा कॉपी कर लिया, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर हो नहीं पाएगा। यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं AHC, यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को बोल सकते हैं हम CHC। सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे ध्यान से देख लें, बेवकूफ़ों गधों, यहाँ देखो थोड़ा तभी थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर कर लेंगे इसके बाद। तो इसके बाद आपको पता है सबसे पहले कहाँ से वर्किंग होती है सेल रिएक्शन की, एनोड। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन समझ में ना आए तो M-N, M इसका चार्ज है और N इसका चार्ज है, M-N करोगे तो 3 - 2 कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आएंगे E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe3 प्लस, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितना है 0.77, इसकी वैल्यू है 0.77 वोल्ट। थोड़ा यहाँ पे 3 कर लेना, सभी बच्चे जरा देखें, यहाँ पे 3 कर लेंगे, थोड़ा चार्ज यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखने के बाद इसको 3 कर देंगे, हो जाएगा। ये एनोड के लिए है। इसके बाद आपको पता है क्या करना चाहिए, कैथोड। कैथोड का मतलब रिडक्शन में आएंगे तो ये वाला पूरा फॉर्मेट हमें लिखना है। ये वाला फॉर्मेट का मतलब हो गया MnO4 माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख लें सभी बच्चे जरा देखें, MnO4 माइनस एक इलेक्ट्रॉन लिखते ही गलत हो जाएगा। फिर हाफ सेल का हमें इक्वेशन चाहिए, आप जानते हैं हाफ सेल का कैसे चाहिए इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक बार पहले लिख के बताता हूँ। ये Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस 7 का। तो बुक्स में यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन। कितना लिखा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। मैं ये बताता हूँ कैसे हुआ है। यहाँ देखो जरा सा, Mn+7 से Mn+2 में एन फैक्टर का चेंजेस कितना हुआ, 5। एसिडिक में 5, तो बुक्स में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। देख लो जरा सा, किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बुक्स में लिखा होगा 6H+, बुक्स में लिखा होगा, सभी बच्चे ज़रा देख लें यहाँ पे 6 कह रहा हूँ सॉरी 8H+, यहाँ पे होगा 8H+। ये हमने कहाँ से उठाया है, मोल कॉन्सेप्ट 2 में हाफ सेल हम बैलेंसिंग पढ़ते थे, वहाँ से हमने उठाया है। तो इधर आएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा। ये 8 है तो हमने 4 × 2 8 कर लिया, और 4 ऑक्सीजन इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे MnO4 निगेटिव स्लैश Mn2+ की वैल्यू है 1.21। फिर दोनों को सम करेंगे, आप जानते हैं दोनों क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो ज़रा देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें सब जगह क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट तो तभी हो सकता है ना जब ये दोनों बराबर हों। तो जब इसको हमने कर दिया तो ये बचा 5Fe+2 एक्वस प्लस 8H+ एक्वस प्लस MnO4 माइनस एक्वस। थोड़ा देखते चलो, 5Fe3+ एक्वस प्लस Mn2+ एक्वस
+4 वाटर, +4 वाटर लिख दिया हमने इस तरीके का। और ई नॉट सेल की वैल्यू दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू, और दोनों का जो सम होगा अब वो वैल्यू हो जाएगा 2.28 वोल्ट, 2.28 वोल्ट। इसको ज़रा कॉपी करना है जल्दी से, मैं इसको रफ करूँगा। हाँ फटाफट इसको कॉपी कर लें। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आपने यहाँ 5 को मल्टीप्लाई क्यों किया, दोनों को बैलेंस करने के लिए। सर आपको कैसे पता चला नीचे 5 आएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये +7 से +2 में आ रहा है तो 5 का चेंजेस है, ठीक है। जरा सा मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ, कर लिया आपने ऊपर वाली लाइन। नस्ट इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, नीचे वाले लाइन में। जब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो अपने पास तो एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल -0.059/n। देखते चलो जरा सा, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखें जरा सभी लोग, ई नॉट सेल की जगह पे 2.28 बिल्कुल लिख सकते हैं, 0.059/5 बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग, थोड़ा लॉग के बाद प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू देखनी है। यहाँ सभी बच्चे जरा देखें, प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे जरा देखो, तो सबसे पहले Fe3+ लिखूँगा, Fe+3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा दिखते चलो, का पावर कितना, 5। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है Mn2+, कोई आपत्ति नहीं, कितना लिखना चाहिए, Mn2+। नीचे में आप समझ रहे होंगे, ये वाटर छोड़ देंगे, खत्म हो गया। नीचे में इन लोगों को देखेंगे, जरा सभी बच्चे नीचे में देखें इनको। पहला लिखेंगे Fe2+ पावर 5, फिर लिखेंगे MnO4 लिख लेते हैं, या इनमें से कुछ भी लिख लो जो अच्छा लगता है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने बोला H+ लिख लो, तो H+ का पावर 8, और फाइनली लिखेंगे MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। क्लियर हो गया, ये नस्ट इक्वेशन है। अगर आपके पास C1 C2 डाटा वगैरह है तो उस डाटा से सॉल्व करवाना चाहते हैं आप, तो 2.28 -0.059/5 जरा देख लो आप, लॉग Fe3+ का डाटा जरा सा देखें, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। Fe3+ का डाटा वहाँ पे लिखा हुआ है C2, कितना लिखा हुआ है, C2, जरा सा देख लो एक बार। Fe2+ का डाटा वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, C2। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात, समझ पा रहे होंगे आप, कितना लिखा हुआ है, C2। और आपका जो है Fe1+ का कितना, Fe2+ का कितना है वहाँ पे, C1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C2 का पावर 5, C2 का पावर 5। Mn2+ का डाटा जरा से देख लो कितना है, Mn2+ का C4, तो हम ये लिख लेंगे C4। कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे आप। नीचे में क्या लिखेंगे, C1 का पावर 5, H+ का पावर कितना था, C5। H+ को हम लोग कितना ले रहे हैं, जरा देख लो, H+ को हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। H+ को कितना ले रहे हैं जरा सा देख लो अच्छे से, ठीक है। H+ को 2H है वहाँ पे, तो जरा देखो आप, H+ के लिए जब हम बात करेंगे, सभी बच्चे जरा देखें आप, तो H+ का हम वहाँ पे लिखेंगे C5, तो C5 की पावर 8। और जरा प्लीज़ यहाँ देखें MnO4 का डाटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है C3, जैसे लिखेंगे गलत मैंने जानबूझ के एक बच्चे का स्क्रीन पे मैं देख रहा था, वो ऐसे ही मेरे को भेजा था कि सर ये वाला होगा, गलत है। कैसे गलत है, ये 2.28 तो होगा, बहुत बढ़िया, -0.059/5 होगा, बहुत अच्छा, लॉग। लेकिन नलायकों, अब यहाँ देखो, ये होगा 2C2 का पावर 5। Fe3+ की वैल्यू कितनी है, 2C2 कैसे आया, वहाँ पे 2 Fe है, वहाँ पे Fe3+ की वैल्यू देखो कितना लिखा हुआ है, Fe2SO3, कितना लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ था, Fe2SO4 का पावर 3, तो 2 Fe है, तो ये लिखेंगे। और C4 तो ऊपर रहने ही देंगे, C1 नीचे रहने देंगे, C1 का पावर 5। C5 के जगह पे जरा देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2C5, कितना लिखेंगे, 2C5 का पावर 8। 2C क्यों लिखा सर आपने, वहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ H+ क्या लिखा वहाँ पे, H2SO4 लिखा हुआ है, तो ये लिख लेंगे। क्लियर हो गया होगा। और फाइनली लास्ट में आएंगे C3 लिखेंगे, तो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, किसका, ई सेल का रिप्रेजेंटेशन है। जरा जल्दी से कॉपी कर लें, और 4th इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया तो जरा एक बार यस मैसेज जरा ड्रॉप कर दो, तब तक मैं पानी पी लूँ। सभी बच्चों को जरा समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जरा ड्रॉप करना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहना यार, इसमें कुछ थोड़ी ना है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है, बहुत आसान काम है ये तो, ठीक है।
करें आगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, मेटल इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन इलेक्ट्रोड। लिखना है इसमें दिस हाफ सेल, इसमें लिखना है जरा, दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड, दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड, दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड coated with, coated, COATED, coated with insoluble salt, coated with insoluble salt, coated with insoluble salt of the same metal, of the same metal, मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल लिख दीजिए, of the same metal and that coated, and that coated rod, and that coated rod is dipped into a solution, is dipped into a solution containing, is dipped into a solution containing anion of, solution containing anion of insoluble salt, anion of insoluble salt. Once again I repeat, this half cell contain a metal rod coated with insoluble salt of the metal, of the same metal, sorry, of the same metal, and that coated rod is dipped into a solution containing anion of, containing anion of the insoluble salt, anion of insoluble salt. ये क्या है सुन लें आप। जैसे ये रॉड आप लेना चाहते हैं, जिस मेटल का रॉड लेना चाहते हैं उस मेटल के रॉड के पहले कोटिंग करनी पड़ेगी, उस मेटल के रॉड का सेम सॉल्ट से करना पड़ेगा, कोटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हमने इलेक्ट्रोड लिया Ag का, यहाँ पे जरा देखो हमने क्या किया, Ag का रॉड ले लिया, ROD लिखा हुआ है। जब Ag का रॉड लेंगे तो ये इलेक्ट्रोड है, अच्छा ये कुछ भी ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एनायन मतलब एनोड भी ले सकते हैं और कैथोड भी ले सकते हैं। अभी मैं जो बताऊंगा इसको लेके बताऊंगा, ठीक है। आप इन दोनों में जो अच्छा लगे उसे ले सकते हो, मैं केवल एक कैथोड पे बताऊंगा, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। जैसे ये लेंगे तो इसके पास एक कोटिंग करेंगे, जरा देख लें, ये कोटिंग है मान लिया हमने, ये क्या है कोटिंग है, ये हमने मान लिया कोटिंग है। सेम सॉल्ट से कोटिंग कराना है, कोटिंग कराया हमने कैसे, कोटिंग विद या कोटिंग ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जल्दी जल्दी लिखना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, कुछ भी ले लो जो अच्छा लगता है। मैं AgCl ले लेता हूँ, मैंने क्या ले लिया, AgCl ले लिया, AgBr AgI कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ऑल आर इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज SQ सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसी का हम SQ वगैरह निकालते हैं, सब ये सब सॉल्युबल नहीं है, AgCl AgBr AgI ये सब सॉल्युबल नहीं है, आप तो जानते हैं, तो हमने ये ले लिया। और अभी हमने किस पे लेके चल रहे हैं, कैथोड पे। आप एनोड भी ले सकते हो, लेकिन हम कैथोड के एक बार निकाल के दिखाना चाहते हैं। फिर आपको पता है इधर क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव जो ले लेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है Cl नेगेटिव आयन। सभी बच्चे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ज़रा देखेंगे। सबसे पहला लाइन तो आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। अभी रिप्रेजेंटेशन हम किसका लिख रहे हैं, CHCRP, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम कैथोड मान के चल रहे हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। जरा देखें प्लीज़, कैथोड मान के चलेंगे तो लिखेंगे Cl माइनस, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, Cl माइनस एक्वस स्लैश, थोड़ा प्लीज़ यहाँ देखना है, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा जो मुझे बोलना है। सभी बच्चे एक बार पहले लिखना बंद करके यहाँ देखें, Ag सॉलिड, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम Ag सॉलिड, ये लिखना है आपको। मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि आपको तो पता है कि Fe से Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता था, तो हम लिख रहे थे Fe/Fe2+, ये रफ है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे E0OP। और जब Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से कन्वर्ट होता है, इसका मतलब हम लिखते हैं यहाँ पे E0, आपको याद होगा Cu2+/Cu डेट इज़ E0RP। तो दिखाई दे रहा है कि चार्ज से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है एनायन से सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एनायन से सॉलिड आयन में जा रहा है। क्लियर हो गया, जल्दी से देख लें आप।
मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, पूरी बात सुन लें आप। जिसका भी, ये भी थोड़ा, फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी हमने पढ़ा नहीं था तो इंपॉर्टेंट था, फोर्थ भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा ध्यान सुन लें। जैसे ही रॉड डिप्ट करना है, उस रॉड को पहले यहाँ पे कोटिंग करनी पड़ेगी। AgCl, AgBr, AgI से हम कोटिंग करेंगे, ऐसी चीज़ों से हम कोटिंग करेंगे जो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। फिर सॉल्यूशन ऑफ Cl आयन लेंगे, हमने कैथोड लेके देखा है, कैथोड लेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना है। कैथोड में क्या दिखाई देता है कि चार्ज पहले आता है और सॉल्ट बाद, मतलब उसका मेटल बाद में आता है, चार्ज पहले आएगा। तो चार्ज ऐसे लिखना है और ये इधर लिखना है। इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये कॉर्नर पे लिखना है, थोड़ा ध्यान से सुन लो, और ये क्या लिखना है, मिडिल में लिखना है। ये क्या लिखना है, मिडिल में, और ये कहाँ लिखना है, अगेन फर्स्ट। कहाँ लिखना है, फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम यहाँ पे कॉर्नर मान लेते हैं, या फर्स्ट लिख लो, चलो फर्स्ट। ये CHCrP है। अगर आप सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, अगर इसको आप AHCrP लेके चलोगे, AHCrP लेके चलोगे, मुझे ये पढ़ाना था लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा वो लिख रहा हूँ। अगर आप AHCrP लोगे, इसको K2 लिख देता हूँ, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा जरा सा देखो, ये Ag पहले आ जाएगा इस बार, स्लैश, ये तो बीच में ही लिखना है हर वक्त, और ये Cl माइनस ये लास्ट में लिखना है। ये लिखा हुआ है इस तरीके का। यहाँ से देखो और इसको कंपेयर करो, सेम लाइनें चल रही हैं। क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये लिखना है तो Cl माइनस को, यानी चार्ज को पहले लिखना है। Cl माइनस मतलब चार्ज को पहले लिखना है, और ये लिखना है तो मेटल को पहले लिखना है, चार्ज को बाद में लिखना है, चार्ज को बाद में लिखना है। तो हम लोग ये वाला लाइन लेके चलेंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के समझाया कि आपने अगर एनोड लिया तो ये बनेगा और कैथोड लोगे तो ये बनेगा। फिर मैं कैथोड का पढ़ाऊंगा, आप एनोड भी लेके बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। क्लियर है, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। हो गया, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया, इसको रफ कर दूं, ठीक है। ये मैंने कैथोड लेके बनाया है, आप एनोड लेके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कैथोड को देखना चाहते हैं बस। सर आप कैथोड को क्यों बताना चाह रहे हैं, मेरी मर्जी थी, आप एनोड को भी लेके बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, ये तो इसका ये हो गया। अब इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसका जब रिएक्शन लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखें, तो लिखूंगा AgCl। प्लीज़ यहाँ सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, AgCl ये किस में है, सॉलिड में। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनाएगा Ag, और यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, मतलब Cl माइनस, सॉरी ये क्या बनेगा, Cl माइनस। AgCl का ये लिख लेंगे, और आपको तो पता है इसका E0 भी हम निकालना पड़ेगा। तो E0 क्या लिखेंगे, Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag, जिसका डाटा क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। इसका डाटा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लें इसको। फिर आपको पता है नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो मैं यहीं पे थोड़ा करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो मैं लिखूँगा ECl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। अगर आप एनोड के लिए निकालते तो AgCl Cl माइनस आता, हमने थोड़ा ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। कैथोड के लिए हम देख रहे हैं E0 Cl माइनस AgCl स्लैश Ag माइनस 0.059/1। एन का डाटा यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 ले लेंगे डायरेक्ट। लॉग के बाद जरा देखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का। तो मैं यहाँ से थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर रहा हूँ, Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag माइनस 0.059/1 लॉग। प्लीज़ ज़रा देखेंगे, ये तो सॉलिड है आप जानते हैं, और ये भी सॉलिड है, तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमें केवल लिखना पड़ेगा Cl माइनस। तो ये वैल्यू हो जाएगा किसका, E0 Cl माइनस AgCl स्लैश Ag का। ये ज़रा सा फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, कमिंग क्लास में हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज तक इतना बहुत है। कमिंग क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे जरा सा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग फिर शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 3-4 दिन चलेगा, उसको करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है, रूल्स बहुत हैं। कभी आयनिक आता है, कभी केमिकल आता है, कभी थर्मोडायनेमिक्स आता है, कभी मोल कंसेप्ट 2 आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप JEE एडवांस की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हैं,
तो इसको पढ़ेंगे। और आप तो जानते हैं तो जेई एडवांस और नीट तो हमेशा लास्ट में आता है। कहाँ आता है? लास्ट में आता है। पहले कौन आता है? जेई मेंस में आता है। तो जब मैं अगर आपकी जगह पर तैयारी करता तो इस एग्जामिनेशन में मतलब जेई एडवांस में और नीट में, जेई का नीट का देता तो इस चैप्टर को, इसको काइनेटिक्स को एकदम पीछे ऑर्डर में रखता। कहाँ रखता? पीछे रखता, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस तो हैं, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है। आप तो जानते हैं गलती, एक एक्सप्रेशन इधर उधर हुआ, सारा डाटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जब मैं आपकी जगह पे पढ़ता तो मेरा ये सजेशन होता है काइनेटिक्स या इलेक्ट्रो को मैं सबसे लास्ट के आसपास में करता, क्योंकि थोड़े काफ़ी मुश्किल हैं और आसान चैप्टर को हम पहले लाके करते। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हूँ। आज के इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।